Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the economy के perspective से है. स्टूडेंट्स, इकोनॉमी के जो ग्रोथ डाटाज हैं उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि प्रीवियस क्वार्टर के अंदर जो इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है उसको किस तरीके से ऑब्जर्व किया गया और प्रीवियस क्वार्टर के जो ग्रोथ डाटाज हैं उसको कंपेयर किया गया है अर्लियर फेज के जो क्वार्टर्स हैं उसके साथ में. स्टूडेंट्स, अगर हम यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर में कभी भी जो क्वार्टर बेसिस पे जो डाटाज है उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछे जाते हैं. आप देखिए कि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर जो डिस्टर्बेंस का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उससे हमारी इकोनॉमी के द्वारा प्रेजेंट समय में जो रिकवरी है उसको अचीव किया गया है. आरबीआई के द्वारा भी अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको रिलीज़ किया जाता है. तो आप देखिए कि उनके द्वारा जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ है उसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है. कुछ पैरामीटर्स हैं वो भी बताए जाते हैं आरबीआई के द्वारा कि मानसून है वो सही होना चाहिए क्योंकि हमारा जो लार्जर फोर्स है वो आपको एग्रीकल्चर के अंदर ही इंगेजमेंट उनका देखने के लिए मिलेगा. मानसून के अलावा आप देखिए कि कोई भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो ना क्रिएट हो. तो इस तरीके से आरबीआई के द्वारा जो कंसर्न्स है उनको रेज किया जाता है. अगर कंप्लीटली स्टेबिलिटी एंड पीसफुल रहा तो इस तरीके से हम जो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ है उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे. स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें कोर एरिया के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि कोर एरिया के अंदर जो ग्रोथ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. कोर एरिया का जो ग्रोथ है उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है. हमारा जो आईआईपी इंडेक्स है, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में उसका जो 40% वेटेज है, 40 पॉइंट कुछ वेटेज है जो बेसिकली कोर एरिया के जो 8 कोर सेक्टर्स हैं उनके द्वारा इस वेटेज को कवर किया जाता है. तो हमारे ऐसे कौन से 8 सेक्टर हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग में जिसको कि कोर एरिया के अंदर काउंट किया गया है? क्या स्टूडेंट्स, हमारा जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो भी कोर एरिया का ही पार्ट है? क्या हमारा जो क्रूड ऑयल है वो भी जो कोर एरिया है उसका पार्ट है? क्या आप देखिए कि कोल का जो सेक्टर है? तो इस तरीके से जो 8 कोर सेक्टर्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए. कमेंट सेक्शन के अंदर आप 8 कोर सेक्टर्स है उसके बारे में ज़रूर से बताना. यहाँ पे आप रीड करना कि जो ग्रोथ है वो उसको ऑब्जर्व किया गया है प्रीवियस क्वार्टर के अंदर में और ज़्यादा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है वो नहीं होना चाहिए, बस पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए जिसके बेसिस पे ग्रोथ को ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें साइक्लोनिक कंडीशन के बारे में है, आप देखिए कि अगस्त के मंथ के समय हमारे यहाँ पे जो साइक्लोन्स हैं वो नहीं देखने के लिए मिलते हैं. स्पेशली जो लैंड ओरिजिनेटेड कि लैंड एरिया के अंदर जो लो प्रेशर का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ हो और उसकी वजह से वहाँ पे जो साइक्लोन है वो बेसिकली साइक्लोनिक कंडीशंस है वो डेवलप हो. बट प्रेजेंट समय में जो साइक्लोनिक कंडीशन है वो डेवलप हुआ है गुजरात का जो कच्छ का एरिया है वहाँ पे, और आप देखिए कि जो नियर बाई पाकिस्तान का एरिया है वहाँ पे भी आपको जो साइक्लोनिक कंडीशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा. स्टूडेंट्स, इससे अर्लियर फेज के ऊपर में जो लैंड एरिया पे जो लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो साइक्लोन क्रिएट हुआ था वो आपको 1974 है, 1964 है, उस समय में आपको देखने के लिए मिलता है. साइक्लोन का जो नेमिंग है वो किस कंट्री के द्वारा किया गया है? पाकिस्तान के द्वारा इस जो साइक्लोन है उसका नेम किया गया है. साइक्लोन असना इसका जो नाम है वो रखा गया है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारा जो आंध्र प्रदेश का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो उड़ीसा का जो सदर्न पार्ट है, वहाँ पे भी आप देखिए कि जो साइक्लोनिक कंडीशन है उसके डेवलपमेंट के बारे में न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन किया गया है. यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा, जिससे साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है वो ना देखने के लिए मिले. अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे साइक्लोन का जो नेमिंग है उसके पर्सपेक्टिव से. आप देखिए कि साइक्लोन का नेमिंग के रिगार्डिंग में स्पेशली जो एशिया पैसिफिक का जो एरिया है, एशिया पैसिफिक का जो एरिया है, WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड आप देखिए कि इकोनॉमिक एंड सोशल जो कमीशन है फॉर एशिया पैसिफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, उनके द्वारा अर्लियर फेज के अंदर 2000 के दौरान में 8 कंट्रीज उनको यहाँ पे जो नेमिंग के लिए अलाउ किया गया था कि आपके द्वारा जो नाम है वो सजेस्ट किए जाएंगे और यहाँ पे जो क्रोनोलॉजिकल वे में आप देखिए कि नंबरिंग के बेसिस पे नेक्स्ट जो साइक्लोन यहाँ पे ओरिजिनेट होगा उसका जो नाम है उस कंट्री के द्वारा दिया जाएगा. तो बेसिकली ये कौन कौन से कंट्रीज हैं स्टूडेंट्स? बांग्लादेश यहाँ पे है, बांग्लादेश के अलावा आप देखिए कि इंडिया यहाँ पे है, मालदीव यहाँ है और म्यांमार है. मालदीव है, म्यांमार है, इंडिया है, बांग्लादेश है. इसके अलावा स्टूडेंट्स ओमान है, ओमान भी इसका पार्ट है, पाकिस्तान भी इसका पार्ट है. पाकिस्तान के अलावा स्टूडेंट्स श्रीलंका एंड थाईलैंड, श्रीलंका एंड
थाईलैंड, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक बार फिर से इनको याद करते हैं। बांग्लादेश है। आप देखिए यहाँ हम मैप से इसको ऑब्जर्व करेंगे, बांग्लादेश इसका पार्ट है। बांग्लादेश के अलावा स्टूडेंट्स जो हमारा म्यांमार है वो भी इसका पार्ट है। म्यांमार के अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो श्रीलंका है वो भी इसका पार्ट देखने के लिए मिलेगा। पाकिस्तान भी इसका पार्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश के अलावा अगर हम डिस्कस करें तो आपको जो मालदीव है, मालदीव भी इसका पार्ट देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो थाईलैंड है वो भी इसका यहाँ पे पार्ट है। तो ये बेसिकली नेमिंग के बारे में हुआ। 2018 के समय 5 और कंट्रीज हैं जिनको यहाँ पे ऐड किया गया था इस कमीशन के अंदर में, नेमिंग के ही रिगार्डिंग में। वो आप देखिए कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं। यहाँ पे हमने ओमान के बारे में नहीं डिस्कस किया, तो आप देखिए कि जो हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ओमान यहाँ पे सिचुएटेड है। 5 जो कंट्रीज है जिनको यहाँ पे ऐड किया गया उनका नाम है ईरान है, कतर है, ईरान, कतर, सऊदी, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन है, उसको वहाँ पे ऐड किया गया है। ईरान है, ईरान के अलावा कतर है, सऊदी है, यूनाइटेड अरब अमीरात है और आप देखिए कि यमन भी इसका पार्ट है। तो ये 5 कंट्रीज हैं। टोटल 13 कंट्रीज हैं प्रेजेंट समय में जिनके द्वारा नेमिंग है वो किया जाता है एशिया पैसिफिक के रीजन के अंदर में साइक्लोन्स के पर्सपेक्टिव से। लैंड ओरिजिनेटेड ये साइक्लोन आपको देखने के लिए मिलेगा आफ्टर द काफ़ी ईयर्स के बाद में, अगस्त के मंथ के समय जो साइक्लोनिक कंडीशंस है वो डेवलप हुआ है हमारे कंट्री के अंदर। आपको मई, जून या आप देखिए कि अक्टूबर, नवंबर के समय में जो साइक्लोनिक कंडीशंस है वो देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरा ओलंपिक्स के बारे में है। आप देखिए कि जो समर ओलंपिक्स के कंप्लीट होने के बाद में जो पैरा ओलंपिक्स है उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है उसी प्लेस के ऊपर में जो पेरिस है वहाँ पे इनको ऑर्गेनाइज किया गया है पैरा ओलंपिक्स को। तो आप देखिए कि पैरा ओलंपिक्स के अंदर हमारा जो शूटिंग टीम है उसके द्वारा काफ़ी अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो किया गया है, गोल्ड मेडल है वो जीता गया है। अवनी मैम है, इनके द्वारा जो गोल्ड मेडल है वो जीता गया है। स्टूडेंट्स पैरा प्लेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप देखिए कि उनका क्रेज है कि किस तरीके से इतनी जो हार्श कंडीशंस हैं जो सोसाइटल है वो उनके द्वारा भी आप देखिए कि इस तरीके से रिकॉग्नाइज है वो नहीं किया जाता है। तो उस दौरान में भी उनके द्वारा जो क्रेज, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन उनके गेम के रिगार्डिंग में कि कुछ अपना जो नेम है उसको अचीव करना है चाहे कैसे भी जो कंडीशंस है वो डेवलप हुआ हो। तो आप देखिए कि उनका ये जो डिटर्मिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम ओलंपिक्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो 1896 के समय फर्स्ट टाइम ओलंपिक को ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था ओलंपिक्स को? ग्रीस के वहाँ पे एक जगह है एथेंस। एथेंस में आपको फर्स्ट ओलंपिक देखने के लिए मिलेगा। प्रेजेंट 2024 के समय ओलंपिक्स कब हुए? पेरिस के वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया ओलंपिक्स को। क्या हमारे जो ओलंपिक्स हैं वो कंटिन्यूस रहे हैं 1896 से लेकर प्रेजेंट समय तक? तो आप देखिए कि जो ओलंपिक्स है वो कंटिन्यूस नहीं है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय भी ओलंपिक्स है उनको पोस्टपोन्ड किया गया था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय भी उनको पोस्टपोन्ड कर दिया गया था, कंडक्ट नहीं हुए थे। और आप देखिए कि 2020 के दौरान में जब कोविड-19 का सिचुएशन क्रिएट हुआ तो उस समय भी जो ओलंपिक्स है उनको एक ईयर के लिए चेंज किया गया था। फिर वो 2021 के समय टोक्यो के अंदर वो ऑर्गेनाइज हुए। 24 के कहाँ पे हुए? पेरिस के अंदर में। फर्स्ट इंडियन पर्सन कौन है इंडिपेंडेंट इंडिया का? केडी जादव हैं, जिनको कि रेसलिंग के अंदर मिला था, ओलंपिक के अंदर मेडल है। और आप देखिए कि फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल बेसिस पे कौन है जिनके द्वारा गोल्ड मेडल है वो जीता गया हो? 2008 के समय अभिनव बिंद्रा सर हैं। अभिनव बिंद्रा सर भी शूटिंग से ही रिलेटेड हैं। और आप देखिए कि जो अवनी मैम है वो भी शूटिंग से ही रिलेटेड है। पैरा ओलंपिक्स के अंदर इनका जो परफॉर्मेंस है, गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है। तो स्टूडेंट्स ये तो ओलंपिक के बारे में हुआ। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क भी है। आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा 2021 के समय फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 2023 के समय भी एक क्वेश्चन पूछा गया स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो आपको पैरा ओलंपिक्स के बारे में एक ज़रूर से पता होना चाहिए कि पैरा जो ओलंपिक्स हैं उनको कब ऐड किया गया है समर ओलंपिक्स के लेटर फेज के अंदर में, कब इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ। तो ये पैरा ओलंपिक्स के बारे में था। आप देखिए कि इंडिया का भी यहाँ पे एक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं उनके द्वारा भी 15 अगस्त के स्पीच के अंदर भी मेंशन किया गया कि 2036 का जो ओलंपिक है हम हमारे कंट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाए। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके रिगार्डिंग में आप देखिए कि एडिटोरियल के अंदर भी आज मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग में, आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा डिबेट हुआ था कि लेटरल एंट्री को नहीं कंडक्ट किया जाए क्योंकि उसके अंदर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए उसके बाद में यूपीएससी को गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि आपके द्वारा जो
लेटरल एंट्री का जो एडवर्टाइजमेंट इशू किया गया है उसको आप विड्रॉल कीजिए। बट यहाँ पे स्टूडेंट सामने आया है कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है, आप देखिए कि पूसा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ICAR नाम का जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे 2700 के आसपास जो साइंटिस्ट हैं, आप देखिए कि उनको यहाँ पे लेटरल फेज के अंदर में रिक्रूट किया गया है। लास्ट 10 to 12 ईयर्स के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। तो स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन ये किया गया है कि रिजर्वेशन उसके अंदर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। रिजर्वेशन आप देखिए कि एक इम्पोर्टेंट है हमारे सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के रिगार्डिंग में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो कुछ हमारे जो कैटेगरीज हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उसके रिगार्डिंग में जो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी दिया गया था जजमेंट अभी उनके द्वारा रिसेंटली, कि उन सेक्टर्स के अंदर भी जो क्रीमी लेयर है वो ज़रूर से होना चाहिए कि जिन्होंने जो बेनिफिट है वो रिसीव किया है, जिनका फैमिली का एक जनरेशन के द्वारा बेनिफिट को जो रिसीव किया गया है, तो आप देखिए कि वो डोमेन से आउट हो चुके हैं, अच्छा एजुकेशन उन्होंने अचीव किया है और उनको अच्छा अर्निंग का जो सोर्स है वो रहेगा उनका जो जॉब के थ्रू में। तो स्टूडेंट्स आप देखिए अभी गवर्नमेंट के द्वारा उसके रिगार्डिंग में डिसीजन नहीं लिया गया। कंट्री के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो भी देखने के लिए मिला था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ICAR के रिक्रूटमेंट के बारे में है, ये जो वर्किंग प्रोसेस के अंदर जो डिफरेंसेज है उसको ये क्रिएट करता है, इस तरीके से जो रिक्रूट किया गया है। बट आप देखिए कि अब आपको एग्जाम के पर्पज़ से क्या पता होना चाहिए, ICAR का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ। ICAR का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ स्टूडेंट्स, 1929 या 28 के समय हुआ था इसका इस्टेब्लिशमेंट। आप देखिए कि एक रॉयल कमीशन बनता है, रॉयल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, रॉयल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर है वो बनता है। हमारे वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय हमारे एक जो वाइसरॉय हुआ करते हैं इंडिया के अंदर में, लिनलिथगो, तो जो लिनलिथगो नाम के जो वाइसरॉय हैं उन्हीं के लीडरशिप के अंदर में रॉयल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर है वो बना था 1926 के समय में। उसकी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए ICAR को इस्टेब्लिश किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिसर्च के रिगार्डिंग में। अब आपको एक और यहाँ पे पता होना चाहिए कि ICAR के अंदर हमारे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा काफ़ी कुछ वर्क किया जाता है। बट आप देखिए कि लैब एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट है उसका लैंड के साथ में जो ग्रास रूट लैंड है उसके साथ में जो कनेक्टिविटी है वो नहीं है, और कनेक्टिविटी ना होने की वजह से लैब के अंदर में काफ़ी कुछ प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि आप देखिए कि आपको एक पूसा जेल के बारे में पता होना चाहिए। पूसा जेल बेसिकली क्या है, पूसा जेल के द्वारा काफ़ी कम वाटर को स्प्रेड किया जाएगा, उसका एक रोल आपको देखने के लिए मिलता है। क्यों ना पूसा जेल को हमारे जो बुंदेलखंड का जो एरिया है जो कि वाटर डेफिसिट का एरिया है वहाँ पे उसको यूज किया जाए। बट आप देखिए कि लैब से लैंड का जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी कम होने की वजह से हमारे काफ़ी सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ये एक प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चर सेक्टर आप देखिए कि इंडिया के अंदर में कोई प्रोफेशन की तरह आपको काफ़ी कम एरियाज़ के अंदर में एग्रीकल्चर है वो प्रोफेशन के रूप से देखने के लिए मिलेगा। एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे एज ए कल्चर के रूप से ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ के रिगार्डिंग में, कि आप देखिए कि आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, आपका एग्रीकल्चर लैंड है, तो आपका जो मेन ऑक्यूपेशन है, जो मेन वर्क है वो कोई डिफरेंट रहेगा। कंप्लीटली आपका एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो नहीं देखने के लिए मिलेगी। उसके बिहाइंड के भी रीजन्स हैं। एक तो लैंड होल्डिंग है वो काफ़ी कम है, हेरिडेटरी वे में जो लैंड का डिवाइड होना उसकी वजह से लैंड होल्डिंग है वो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है हमारे कंट्री के अंदर में। एग्रीकल्चर से प्रोडक्टिविटी नहीं है। MSP का जो प्रॉपर वे में हर एक क्रॉप को MSP के अंदर में जो लीगलाइजेशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। कुछ स्टेट्स के वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में, बट आप देखिए कि कंट्री के सभी एरियाज़ के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको सही नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंसर्न्स हैं जो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग में हैं जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में है, TV सोमनाथन सर हैं, उनके द्वारा कैबिनेट सेक्रेटरी या आप देखिए कि जो हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट का जो पोजीशन है उसके जो चार्जेज हैं वो लिए गए हैं। तो आप देखिए कि सिविल सर्विस बोर्ड को जो हेड किया जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, जिस तरीके से सेंटर के अंदर में आपको कैबिनेट सेक्रेटरी देखने के लिए मिलता है, स्टेट के अंदर में जो हाईएस्ट ऑफिसर हुआ करता है ब्यूरोक्रेसी का उसको हम किस नाम से जानते हैं, चीफ सेक्रेटरी के नाम से। जो चीफ सेक्रेटरी हैं आप देखिए कि इनका जो क्वेश्चन है 2016 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर पूछा गया था चीफ सेक्रेटरी के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें PM श्री योजना एंड समग्र शिक्षा जो अभियान है उसके फंड की रिगार्डिंग में, हमारे तो एग्जाम के पर्पज से क्या है PM श्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, समग्र शिक्षा जो अभियान है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स PM श्री योजना क्या है,
प्रधानमंत्री पीएम श्री योजना का जो बेसिक मैंडेट है वो यही था कि हमारे जो स्कूल हैं, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के रूप से सेटअप करने हैं। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर द राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर द राइजिंग इंडिया के रूप से हमको यहाँ पे इस्टेब्लिश करने हैं। आप देखिए कि ऐसे मॉडल स्कूल्स उनको बनाना है। 14,600 के आसपास कुछ मॉडल स्कूल्स उनको डेवलप करने के बारे में था कि पीएम श्री के थ्रू इन स्कूल्स को मॉडल स्कूल के रूप से जब डेवलप किया जाएगा तो दूसरी जो स्कूल हैं एज ए चैलेंज के रूप से उनके द्वारा भी जो इम्प्रूवमेंट है वो किया जाएगा उनके स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में, टीचर्स का जो टीचिंग क्वालिटी है उसके रिगार्डिंग में। तो ये आप देखिएगा और भी काफ़ी कुछ एरियाज़ हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो प्रॉपर, वहाँ पे बच्चों को समझाया जाए स्कूल के रिगार्डिंग में, और स्कूल का जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हो। तो ये पीएम श्री स्कीम है जो बेसिकली मॉडल स्कूल्स के डेवलपमेंट के बारे में है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर है। समग्र शिक्षा अभियान क्या है? समग्र शिक्षा अभियान आप देखिए कि 3 जो स्कीम है उनके मर्जर के थ्रू ये क्रिएट हुआ था। हमारा सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान है जो बेसिकली बेसिक एजुकेशंस के रिगार्डिंग में है कि सभी को जो शिक्षा है वो ग्रांट करना है, सर्व शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है कि जो हमारा सेकेंडरी लेवल के जो एजुकेशन है उसको मॉनिटर करने के रिगार्डिंग में, और टीचर एजुकेशन, इन 3 पैरामीटर्स को मर्ज करते हुए सर्व शिक्षा अभियान है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। रॉयल कमीशन, आईसीआर, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देखिए कि नेट बोरोइंग का जो सीलिंग है वो जो लगाया गया था केरल के ऊपर में, केरल के द्वारा ओरिजिनल सूट के थ्रू, ओरिजिनल जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके थ्रू कहाँ पे पहुँचा गया? सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो सबसे पहले तो आपको ओरिजिनल जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके बारे में पता होना चाहिए। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है? आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 अगर आपको ये नहीं पता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है, आपका जो पॉलिटी का बुक है उससे जाके रीड कीजिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। आर्टिकल 131 आप देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओरिजिनली ये केसेज हैं वो अप्रोच करेंगे। यहाँ पे किसी अपील के थ्रू नहीं आना होता है, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच करोगे। आर्टिकल 131 बताता है कि हमारे यहाँ पे जब भी किसी 2 स्टेट्स के अंदर कन्फ्लिक्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्रोच करेंगे। स्टेट और स्टेट्स में कन्फ्लिक्ट है, सपोज कीजिए कोई भी 2 स्टेट है, मध्य प्रदेश और राजस्थान का कोई कन्फ्लिक्ट है, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच करेंगे, किसी हाई कोर्ट के अंदर वो अप्रोच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हाँ आप देखिए हाई कोर्ट तो हर एक स्टेट के अंदर डोमेन के अंदर में है, तो न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए जो हाईएस्ट कोर्ट है, न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए जो हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे अप्रोच किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये तो आप देखिए कि स्टेट्स का कन्फ्लिक्ट हुआ, सेंटर और स्टेट का जो कन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे नेट बोरोइंग का जो सीलिंग को इम्पोज किया गया है, नेट बोरोइंग का जो सीलिंग है उसको लगाया गया है केरल के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि उनके द्वारा अप्रोच किया गया है सेंटर के साथ में, कोई उनके जो डिफरेंसेज हैं उसी के रिगार्डिंग में। तो ये बेसिकली यहाँ पे सेंटर स्टेट का कन्फ्लिक्ट हो, सेंटर स्टेट का जो कन्फ्लिक्ट हो तो वो अप्रोच करेंगे। आपका जो आर्टिकल 32 के थ्रू जो फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन है, जब भी आप सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्रोच कर सकते हो, आप हाई कोर्ट के लिए भी अप्रोच कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या हमारे यहाँ पे जो हमारा वाटर डिस्प्यूट है, आप देखिए कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में हम रीड करते हैं कि कावेरी जो नदी है वो आप देखिए कि जो कर्नाटका एंड तमिलनाडु का जो डिस्प्यूट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा मैक्सिमम वे में। तो क्या वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग में भी हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू पहुंच सकते हैं? तो ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि जब आप उसको रीड करोगे तो वहाँ पे सब कुछ मेंशन है, उसको अच्छे से याद कीजिए। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अगर आपको नहीं पता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है वहाँ से जाके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में है। आर्टिकल 145 क्लोज 3 आपको पता होना चाहिए। मिनिमम कितने जज होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रिगार्डिंग में? 5 जज। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा क्या डिस्कस किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन है उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा। मिनिमम 5 जज का जो बेंच है वो होना चाहिए। नेट बोरोइंग का जो सीलिंग है वो क्या है कि सेंटर के द्वारा हमारे यहाँ पे जो फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज वे में है, बट सेंटर के द्वारा कुछ रेस्ट्रिक्शंस वो इम्पोज किए जाते हैं। आर्टिकल 293 यहाँ पे स्टेट्स के द्वारा अप्रोच किया गया है उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, या आप देखिए कि उनका जो यहाँ पे वैक्यूम है लो के रिगार्डिंग में आर्टिकल 293 के थ्रू में जो फाइनेंशियल बोरोइंग बाई द स्टेट के रिगार्डिंग में मेंशन करता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रोविजंस हैं, अलग अलग आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे ओलंपिक गेम्स के बारे में। आज के जो मैक्सिमम एडिटोरियल्स हैं, आप देखिए कि एडिटोरियल्स के अंदर में यही एक एडिटोरियल है जो कुछ
बेसिकली एग्जाम से रिलेटेड है। तो क्या इंडिया आप देखिए कि 2036 का जो ओलंपिक होस्ट करने के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर है? क्या क्या गेम प्लान है हमारा 36 के जो ओलंपिक्स है वहाँ पे होस्टिंग के रिगार्डिंग में? या उसके अंदर हमारे जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनका जो सक्सेस है उसको मैक्सिमम अचीव कर सकें? स्टूडेंट्स आप देखिए कि इंडिया का जो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके द्वारा काफ़ी अच्छा जो परफॉर्म है वो किया गया। बट अगर हम कंट्रीज़ के साथ में कंपेयर करें तो यूक्रेन के साथ में आप देखना, कभी आप यूक्रेन के जो मेडल्स है वो देखना 2024 के समय में यूक्रेन जो एक कन्फ्लिक्ट के अंदर में है प्रेजेंट समय में, बट उसके जो मेडल्स हैं वो आपको काफ़ी सही है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कोई भी जो गोल्ड मेडल है वो नहीं रिसीव किया गया है इस ओलंपिक गेम के अंदर में। लास्ट ओलंपिक गेम के अंदर में जो नीरज चोपड़ा हैं उनके द्वारा वो जो गोल्ड मेडल है वो लाया गया था। तो काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कंसर्न्स भी हैं। 2036 का जो ओलंपिक गेम है उसके ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में हमारे पीएम सर के द्वारा रेड फोर्ट से एड्रेस भी किया गया। तो हमारे लिए यहाँ पे जो टॉपिक है वो डिस्कशन के रिगार्डिंग में ये है कि आप देखिए कि सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है उसके बारे में पता होना चाहिए कि ओलंपिक का जो फेडरेशन है उसका एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है और उनका जो फ्यूचर के अंदर में कहाँ पे जो ओलंपिक गेम्स है उनको ऑर्गेनाइज करना है। तो जो फ्यूचर होस्टिंग कंट्रीज हैं उसका जो एनालिसिस है फ्यूचर होस्टिंग जो कमीशन है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। हमारे यहाँ पे अभी जो ट्रैक्स हैं एथलेटिक्स के जो ट्रैक्स हैं जो आप देखिए एथलेटिक गेम्स के रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको डेवलप करने का ज़रूरत है क्योंकि हमारे जो लिमिटेड जो ट्रैक एंड फील्ड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो आप देखिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आपको देखने के लिए मिलेगा वर्ल्ड का, अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड के जो वर्ल्ड क्लास जो ट्रैक्स हैं उनके साथ में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी बताया गया कि टोटल 2024 का जो ओलंपिक गेम है उसके अंदर में 329 जो ओलंपिक मेडल्स हैं उनके रिगार्डिंग में जो मैचेज हैं वो कंडक्ट हुए थे, जिसके अंदर आपको 32 स्पोर्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए कि 329 जो ओलंपिक मेडल्स हैं उसके लिए जो स्पोर्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके लिए जो गेम्स हैं वो कंडक्ट हुए थे। 32 टोटल स्पोर्ट्स है जिसके अंदर 4 जो एडिशनल जो स्पोर्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ओलंपिक का जो कमेटी है 2010 के समय में हमने जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उनको ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उसी के बाद में हमारा जो 2010 के जो ओलंपिक गेम्स हैं उनको हमने काफ़ी एफिशिएंट वे में ऑर्गेनाइज किया था। तो आप देखिए उनको किस तरीके से बेटर वे में यूज किया जाए। हमारे जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि हमारे ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो स्पोर्ट्स हैं उसको किस तरीके से बूस्ट करने के रिगार्डिंग में एक तो आपको खेलो इंडिया जो स्कीम है वो देखने के लिए मिलता है। टारगेट ओलंपिक पोडियम, तो बेसिकली आप देखिए कि ओलंपिक के अंदर में जो गोल्ड मेडल्स हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे मोर जो मेडल्स हैं वो रिसीव हो सके उसके रिगार्डिंग में है। बट खेलो इंडिया के थ्रू जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो नर्सरी है उसका प्रिपरेशन यहाँ पे किया जाता है। 9 ईयर से लेकर 18 ईयर के जो बच्चे हैं उनके द्वारा इसके अंदर पार्टिसिपेट किया जाएगा। खेलो इंडिया के अलावा आप देखिए कि जो हमारा स्पोर्ट्स कोड आपको देखने के लिए मिलता है, नेशनल स्पोर्ट्स जो डेवलपमेंट कोड है वो भी यहाँ पे स्पोर्ट्स के बूस्ट के रिगार्डिंग में है। तो काफ़ी कुछ ऐसे जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। 2036 का अगर ओलंपिक गेम इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज होता है तो आप देखिए इंडिया के तो अपना जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बूस्ट करना होगा। स्पोर्ट्स के अंदर में जो हमारा स्पेंडिंग है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो उन सभी के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। और आप देखिए कि जब भी स्पोर्ट्स के बारे में इस तरीके से डिस्कशन होगा कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो खर्च होंगे, तो उसको बेसिकली कंपेयर किया जाएगा इंडिया के अंदर पुअर्टी के साथ में। ऐसे भी एडिटोरियल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी बार हमारा जो चंद्रयान मिशन है जो स्पेस सेक्टर के अंदर जो मिशंस हैं उनको भी कंपेयर किया जाता है। हमारा कंट्री का जो पुअर पर्सनस हैं, हमारा पुअर्टी कितना है, कितना यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ में आपको काफ़ी बार कंपेयर है वो देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि बोथ आर डिफरेंट सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं। हमें अगर हम कम्प्लीटली ऐसा सोचें कि हम एक बार हम पुअर्टी है उसको जीरो पे अचीव करेंगे, उसी के बाद में हम ऐसे सेक्टर्स के अंदर में हम जो वर्क है उसको कैरी आउट करेंगे, तो आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में आपको प्रोफेसर पी साईनाथ है, शायद प्रोफेसर हैं या नहीं है ये मेरे को पता नहीं, पी साईनाथ का एक बुक है एवरीवन लव्स ए गुड रोड, उसके रिगार्डिंग में उनके द्वारा डिस्कस किया गया है कि उड़ीसा के कुछ बेसिकली जो पुअर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में उनके द्वारा डिस्कस किया गया है उनका बुक के अंदर में। कि आप देखिए कि वहाँ पे पॉलिसी फ्रेमिंग के अंदर काफ़ी सारा पैसा है वो खर्च हुआ है।
बट वहाँ के लोगों को इस तरीके से अगर वो डायरेक्टली मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता तो एक पर्सन के पास में काफ़ी सारा जो मनी है वो देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा काफ़ी सारी बुक्स के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट डिफरेंट वेज के अंदर में आपको ये जो डिस्कशन है वो देखने के लिए मिलेगा कि ये जो हमारे इस तरीके से कम्प्लीटली जो स्पेंडिंग है वो ना किया जाए, पैसा यहाँ पे खर्च ना हो, पुअर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प किया जाए। बट आप देखिए कि पुअर्टी को हम कम्प्लीटली वे में एलिमिनेट करें उससे पहले हम ऐसे एरियाज़ के ऊपर ध्यान ना दें तो ये भी एक बेसिकली बेईमानी होगा इस तरीके से। यहाँ पे हमारे कुछ स्पोर्ट्स, कुछ स्टेट्स के बारे में भी डिस्कशन है। स्टेट्स के बारे में आप देखिए कि उड़ीसा के बारे में डिस्कशन है। उड़ीसा के अंदर में इस तरीके का पुअर्टी का भी प्रॉब्लम है, बट उनके द्वारा हॉकी को जिस तरीके से सपोर्ट किया गया और हॉकी के जो आउटकम्स वो हुए हैं, स्टूडेंट्स लास्ट 2 ओलंपिक मेडल्स के ओलंपिक गेम्स के अंदर में हमारी जो मेंस का जो हॉकी टीम है उनके द्वारा आप देखिए कि ब्रॉन्ज मेडल है वो जीता गया है। जो हमारा वुमेन्स का जो हॉकी टीम है उनके द्वारा भी 4th नंबर जो है उसको सिक्योर किया गया था 2020 के जो ओलंपिक गेम्स है उसके दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो तमिलनाडु के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में भी मेंशन है कि तमिलनाडु के वहाँ पे किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया गया है, वॉलीबॉल के जो कोर्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के वहाँ पे जहाँ पे जो इंडस्ट्रियल ब्लास्ट है वो हुआ है। तो आप देखिए कि फैक्ट्री के अंदर में ह्यूमन कोस्ट को किस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसका जो एक्सप्लॉइटेशन है, कैसे जो सेफ्टी गियर्स हैं उनको नहीं प्रोवाइड किया जाता है फैक्ट्री के अंदर में। और जहाँ वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनका जो लाइफ है आप देखिए कि उसको किस तरीके से एज ए स्टेक के रूप से लगाया जाता है जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके द्वारा। तो उसी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन है। इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो फैक्ट्री एक्ट हैं, जो हमारे जो बेसिक जो सेफ्टी के जो लॉज हैं उनको नहीं यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। अगर आप सेफ्टी गियर्स को भी इंसर्ट कर दिया गया है तो आप देखिए उनका प्रॉपर वे में जो ट्रेनिंग है वो नहीं किया जाएगा, तो इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर उनको यूटिलाइज है वो नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एससीओ की मीटिंग के बारे में है। एससीओ की मीटिंग के रिगार्डिंग में इंडिया के द्वारा भी जो डिसीजन है वो नहीं लिया गया है कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर के द्वारा पाकिस्तान के लिए जाया जाएगा या वहाँ पे मीटिंग को अटेंड किया जाएगा या नहीं। लास्ट टाइम आप देखिए कि 2016 के समय जो सार्क मीटिंग है वो कंडक्ट होता, बट सार्क मीटिंग का जो फेलियर है टेररिस्ट अटैक की वजह से आपको उसका फेलियर है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सर हैं उनके द्वारा भी कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ में जो यूनिलेटरल वे में जो डायलॉग है वो नहीं हो सकता है प्रेजेंट समय में, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि उनके द्वारा जो टेररिस्ट है उनको कंटिन्यूस सेंड किया गया है। तो एक तरफ से आप टेररिस्ट को सेंड करते हो, अदर वे में आप डायलॉग के रिगार्डिंग में डिस्कशंस करते हो, तो टेररिस्ट एंड जो ट्रेड एंड टेररिज्म है वो कंटिन्यूस आपको नहीं देखने के लिए मिल सकता है। एससीओ की मीटिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कशन के रिगार्डिंग में और भी कुछ मेंशन किया गया कि उस समय जर्मनी के जो चांसलर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आएंगे। जर्मनी के अंदर जो हाईएस्ट पॉलिटिकल पोस्ट है उसको चांसलर के नाम से जाना करते हैं, तो वो ओलाफ स्कोल्स हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आएंगे, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन है। LGBTQ जो प्लस जो कम्युनिटीज़ हैं उन कपल्स के द्वारा आप देखिए कि जो जॉइंट बैंक अकाउंट्स हैं उनको ओपन किया जा सकता है, ये सेंटर के द्वारा कुछ डायरेक्शंस हैं उनको इश्यू किया गया है। इसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक केस भी था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर LGBT कम्युनिटी के जो पर्सनस है, LGBT से बिलोंग करने वाले जो पर्सनस हैं उनको बेसिकली जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर उनका जो मैरिज है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में जो होमोसेक्सुअलिटी है वो इंडिया के अंदर में आप देखिए कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। इसका भी एक हिस्ट्री है जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट केस हैं, जैसे कि नाज फाउंडेशन का केस है, फिर सुरेश कुमार कौशल का जो केस है, फिर उसके बाद में आप देखिए कि नाज फाउंडेशन केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ कर दिया गया था। फिर सुरेश कुमार कौशल का जो केस है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको डिनाई किया गया। और फिर आप देखिए कि नवतेज सिंह जौहर केस के अंदर में जब हमारा KS पुट्टास्वामी केस के थ्रू में जो प्राइवेसी है उसको अलाउ किया गया, तो होमोसेक्सुअलिटी को एज ए क्रिमिनल ऑफेंस के रूप से यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस है वो नहीं है वो बताया गया है। एक माइग्रेंट वर्कर है, उनका जो मॉब वायलेंस के थ्रू में आप देखिए कि जो लिंचिंग है वो किया गया, उनको मार दिया गया है काउ विजिलेंटिज्म का जो ग्रुप्स है उनके द्वारा हरियाणा के अंदर में। तो आप देखिए कि जब भी हम मॉब वायलेंस के बारे में रीड करते हैं, जो मॉब लिंचिंग है उसके बारे में रीड करते हैं, तो तहसीन पूनावाला जो केस है, तहसीन पूनावाला केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस उनको इश्यू किया गया है
स्टूडेंट्स इस तरीके से कोई भी विजिलेंट ग्रुप है, कोई भी विजिलेंट ग्रुप, एक तो आप देखिए कि हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल के अंदर बताया गया है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में, जो कि काऊ के जो बेसिकली काल्फ हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको कंजर्व करना है। गांधीयन ये एक हमारा प्रिंसिपल है डीपीएसपी के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि इस तरीके से जो विजिलेंट हैं, जो अल्टरनेटिव एज ए पुलिसिंग के रूप से या मोरल पुलिसिंग के रूप से जो वर्क करते हैं, वो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसको क्रिएट करते हैं। और इस तरीके से जो मॉब वायलेंस है, ये आप देखिए कि काफ़ी बार अपने जो कुछ क्राइम्स के रिगार्डिंग में भी जो मॉब वायलेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, अपना कुछ बेनिफिट है उसको रिसीव करने के रिगार्डिंग में इस तरीके से जो मॉब वायलेंस का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे भी काफ़ी बार कंसर्न से उनको रेज किया गया है। आपको तहसीन पूनावाला केस के बारे में पता होना चाहिए। फर्टिलाइजर्स आप देखिए कि उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स सर के द्वारा ये कहा गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग आप देखिए कि जो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें स्विच करने का ज़रूरत है। स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन है? सिक्किम हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, दो सर्टिफिकेट आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको पीजीएस पार्टिसिपेटरी गारंटी, पीजीएस इंडिया पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है, पीजीएस इंडिया का जो सर्टिफिकेट है वो पता होना चाहिए। एनपीओपी का जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में पता होना चाहिए। एक सर्टिफिकेट आप देखिए कि हमारे इंटरनल एरिया के अंदर में जो ऑर्गेनिक फूड है उसके रिगार्डिंग में है। एक सर्टिफिकेट जो है हमारा जो बाहर जो ऑर्गेनिक का जो फूड है जो दूसरे कंट्री के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग में है। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है? पीजीएस इंडिया का जो सर्टिफिकेट है वो किस मिनिस्ट्री के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा? और जो एनपीओपी का जो सर्टिफिकेट है क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया जाता है? इसको ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? 2018 का प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑर्गेनिक फूड का आप देखिए कि कोई भी आपको जिस तरीके से टू मच फर्टिलाइजर जो केमिकल्स हैं उनका यूज करने की वजह से जो इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलता है हेल्थ के ऊपर में, कैंसर है, कैंसर के अलावा आप देखिए कि और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं बॉडी के अंदर में। जैसे कि आप देखिए कि जब भी हम पंजाब के बारे में रीड करते हैं तो पंजाब के अंदर एक रीजन है भटिंडा। तो भटिंडा के अंदर में आप देखिए कि टू मच जो केमिकल्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, उनका यूज़ किया गया। तो वहाँ का जो वाटर है वो किस तरीके से कंटामिनेटेड है आज से 10 ईयर पहले। अभी तो आप देखिए कि रिकवरी फेज के अंदर में काफ़ी कुछ वहाँ पे किया गया है। तो उस किस तरीके से वो कंटामिनेटेड है वहाँ पे, किस तरीके से जो कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, उसके रिगार्डिंग में भी काफ़ी बार आपको न्यूज़ रिपोर्ट्स के अंदर वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये फर्टिलाइजर्स के स्विच करने के बारे में बताया, ऑर्गेनिक फूड के बारे में। एंड ऑर्गेनिक जो स्टेट्स हैं, सिक्किम है फर्स्ट इंडिया का, पीजीएस इंडिया का किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, एनपीओपी किस मिनिस्ट्री के अंदर है। 2018 का प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से। इसराइल के द्वारा वेस्ट बैंक के अंदर अटैक किया गया, कुछ लोगों का डेथ हुआ, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। रसिया के रिगार्डिंग में है, रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, एग्जाम के पर्पज़ से ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक जर्नलिस्ट है उनके द्वारा क्रिटिसाइज कर दिया गया था कि इस तरीके से वॉर का सिचुएशन नहीं होना चाहिए, रसिया के द्वारा उनको जेल के अंदर सेंड किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि तुर्की के वहाँ पे कुछ आईसिस के जो आईसिस से जो सिंपैथी रखने वाले कुछ पर्सनस उनको मास लेवल के ऊपर डिटेंड किया गया है। तो ये भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आईसिस के जो चीफ हुआ करते थे उसको 2018 के समय में ऑपरेशन कायला मलूर है उसके थ्रू आप देखिए कि उनको मार दिया गया था यूएसए के द्वारा, यूएस का जो फोर्सेज है उनके द्वारा। कायला मलूर बेसिकली एक जर्नलिस्ट है, उन्हीं के नेम के ऊपर उस मिशन का नाम रखा गया जिनको कि आईसिस के द्वारा उनका जो असैसिनेशन है वो किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें जर्मनी के द्वारा, आप देखिए कि जर्मनी हमेशा से जो माइग्रेंट पर्सनस हैं, माइग्रेंट पर्सनस को रिसीव करना, उनको उनके लिए जो अपने बॉर्डर्स हैं उनको ओपन करना, ऐसा जो आपको इशू है वो 2014-15 के समय से देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो जर्मनी के द्वारा एक अफगान पर्सन है उनके द्वारा कुछ क्राइम है वो कमिट किया गया था, तो उनको आप देखिए कि ट्रांसफ़र किया गया है तालिबान के द्वारा, जो पावर को टेक ओवर किया गया अफगानिस्तान में, वहाँ पे उनको डिपोर्ट किया गया है जर्मनी के द्वारा। यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में है, एग्जाम के पर्पज़ से ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और पाकिस्तान का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे उस रीजन को हम किस नाम से जानते हैं? बलूचिस्तान के नाम से। और बलूचिस्तान के अंदर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अटैक किया गया था, अब वहाँ पे पाकिस्तान का जो मिलिट्री है उनके द्वारा स्ट्राइक किया गया है, कुछ लोगों का डेथ हुआ है। मिलिट्री का जो एट्रोसिटी का जो न्यूज़ है वो आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा,
बलूचिस्तान रीजन के अंदर में। ईरान का जो एरिया शेयर करता है पाकिस्तान के साथ में, वहाँ पे भी बलूचिस्तान रीजन ही सिचुएटेड है, पर उस प्रोविंस का जो नाम है वो क्या है, सिस्तान बलूचिस्तान। और कुछ बलूचिस्तान का जो पार्ट है वो आपको सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान के वहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये बलूचिस्तान के बारे में था। पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ग्वादर जो पोर्ट है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। तालिबान के द्वारा आप देखिए कि यूएन के द्वारा कहा गया था कि आपके द्वारा जो इस तरीके से जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वुमेन के अगेंस्ट में, उसको आपको रिमूव करना चाहिए। तालिबान के द्वारा उसको ऑपरेट करने से जो मना है वो कर दिया गया है। पैसिफिक आइलैंड्स का जो फोरम का जो मीटिंग है वो कंडक्ट हुआ। पैसिफिक आइलैंड के जो फोरम का जो मीटिंग है उसके अंदर में आप देखिए कि एक तो ताइवान के साथ जो रिलेशंस है वो मेंटेन किए जाएंगे। चाइना के द्वारा कोशिश किया गया कि ताइवान को यहाँ से ताइवान के साथ जो रिलेशंस है वो ना रखे जाएं। यहाँ पे जो पैसिफिक आइलैंड के जो फोरम के जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा कहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ, टोंगा के वहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ है। टोंगा कहाँ पे सिचुएटेड है, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये ऑस्ट्रेलिया है, सपोज कीजिए ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ से जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो जाया करता है। यहाँ पे फिजी है, यहाँ पे फिजी है, फिजी के भी यहाँ पे आपको जो टोंगा है वो देखने के लिए मिलेगा। सपोज कीजिए यहाँ पे है, जस्ट नियर द इंटरनेशनल डेट लाइन के पास में आपको टोंगा है। यहाँ पे सोलेमन आइलैंड भी है। सोलेमन आइलैंड आप देखिए कि यूएस और चाइना का जो कन्फ्लिक्ट हुआ करता है, और चाइना अपने डोमिनेशन के जो लोग हैं उनको वहाँ पे पावर के अंदर में पावर को कैप्चर करवाना चाहता है। यूएस के द्वारा भी वही एफर्ट्स वहाँ पे लगाए जाते हैं। और पाकिस्तान के द्वारा आप देखिए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एरिया के रिगार्डिंग में कुछ रोड कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग में रिलैक्सेशन किया गया है। तो ये तो एग्जाम के पर्पज से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। एक तो आप देखिए कि ये जो पैसिफिक आइलैंड का जो न्यूज़ है इसके अंदर जो जो आइलैंड्स के बारे में मेंशन है ना, उनका लोकेशन आप ज़रूर से देखना कि टोंगा कहाँ पे है, सोलेमन आइलैंड कहाँ पे है। अब आप देखिए यहाँ तो आप देख लोगे, मैंने बता दिया ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे सोलेमन आइलैंड है। बट आप जब खुद से एक बार इनको गूगल करोगे, अपने एटलास के अंदर देखोगे, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, ज़्यादा अच्छे से आपको याद रह पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़पेपर डिस्कशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।